हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 12। गासिस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। उसके साथ आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसका क्या रिलेशन होता है। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यूनिफॉर्म केस में तो वो क्या होती है, पैरेलली मूव करती है। उसी को लेके चलते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में से पास करती हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले एक बात देख लो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, फाई ई होता है। अगर ये तो है, जैसे मान लिया बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखना होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, डी फाई ई। ये चीजें हमें क्लियर होगी। उसके बाद देख लीजिए, अगर हमने कोई भी एक सरफेस लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, तो इसका जो सरफेस वेक्टर है ना, जो सरफेस वेक्टर होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, वो हमेशा उस पर्टिकुलर सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये कोई भी एक सरफेस है इस तरह से तो इसका जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सरफेस वेक्टर है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो सरफेस वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ई डैश और जो हमारा सरफेस वेक्टर है ए डैश, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बता दिया कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है पर्टिकुलर एरिया में से, वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बस इतनी बात समझनी है और कुछ नहीं समझना। और उसका सिंबल समझना क्या होता है ये। अब देखो, अगर एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई। अगर मान लिया 2 यूनिट में से करेगा तो उस टाइम पर हो जाएगा ई इंटू में 2। लेकिन अगर हमारे पास एरिया क्या है, ए यूनिट है, तो उस टाइम पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू में ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यही बात हमने यहां पर मेंशन किया सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस पर्टिकुलर एरिया को पास कर रही है। अगर बात करें, हम कोई भी एक स्मॉल एरिया ले लें, मान लिया हमने ले लिया डी एस ले लिया, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ई डॉट डी एस हो जाएगा। अब अगर इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं तो वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का इनवर्स। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम, ये लिख सकते हैं। या इसी चीज को आप इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट रहेगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये तो केस हमने क्या लिया था, जब हमारा ये पर्टिकुलर जो सरफेस है ये किसके क्या था, देखो ये जो भी हमने केस लिया ये तो क्या था, जो हमारी फील्ड थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से थी। और जो हमारा सरफेस वेक्टर सरफेस था वो क्या था, इसके परपेंडिकुलर था इस तरह से, ये लिया था। लेकिन क्या जरूरी थोड़ी हर बार ऐसा ही होगा। इस बार हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरह से हों लेकिन जो ये सरफेस है इस तरह से ना होकर वो कुछ इस तरह से अलाइंड कर रखा हो, इस तरह से। तो इस केस में क्या ये इसके साथ पर्टिकुलर कोई एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि हमें तो केस सारे डिस्कस करने पड़ते हैं, हर चीज को लेके चलना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो ये बात भी हमने बता रखी है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, मान लिया हमने यहां पर क्या ले लिया, एक कोई वेक्टर ले लिया ए वेक्टर इस तरह से, और ये भी आपको पता होगा इसमें जब हमने बताया था इसमें ई और ए दोनों क्या थे, पैरेलल थे। ई और ए वेक्टर दोनों पैरेलल थे। तो जब हम ये बात करेंगे इसमें, तो इसमें हमें पहले अगर इसको ए वेक्टर को अगर हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस। तो जो ए वेक्टर है अगर ये यहां पर एंगल बना रहा है थीटा, तो एक्स एक्सिस के लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कोस थीटा।
और वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए साइन थीटा। और अगर आपको अच्छे से ये चीज समझनी है तो इसके लिए आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे चैनल पर ही उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने इनको लिख दिया है, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं इस तरह से, इस केस में देखिए अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम डिस्कस करेंगे कब, जब जो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या हो, इस तरह से अलाइन हो। तो यही बात आ गई, इसमें ये हमारा ए वेक्टर है तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा कौन सा, ए कोस थीटा, वही तो पैरेलल होगा ना किसके, ई वेक्टर के। तो हम इसमें कौन सा लेंगे, हम इसमें अब लेंगे ए कोस थीटा। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई वो क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। ये बात हमें समझ में आ गई, ई ए कोस थीटा हमने क्यों लिया है, चलो ये बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अब देख रहे थे गासियस लॉ क्या होता है। गासियस लॉ हमें क्या बताता है ये यहां पर हमने मेंशन कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्लोज विद इन दैट सरफेस। सबसे पहले आप ये देखिए जो गासियस सरफेस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। किसी ओपन सरफेस को हम कभी भी गासियस सरफेस नहीं ले सकते। तो यहां से सबसे पहली बात, डेफिनेशन को भी छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, जो गासियस अगर सरफेस की बात आती है, जो गासियस सरफेस वो क्या होता है, वो होता है क्लोज्ड। हमेशा क्लोज सरफेस को हम गासियस सरफेस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एनक्लोज्ड क्लोज सरफेस को ही। अब ये बोलते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना किसी भी सरफेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कि कितना चार्ज उस पर्टिकुलर गासियस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है उसके। अगर उसकी बात करें तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, क्लोज इंटरवल, किसका, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये भी हम जस्ट पढ़ के आए, इसको भी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है ये। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/ε0 इंटू में क्यू। ठीक है, अब इसी चीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसे, प्रूफ भी तो देना जरूरी है। हमने क्या लिया, एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे, देखो जैसे ये ले लिया, एक हमने ले लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने एक सर्कुलर सरफेस ले लिया, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया जो एज अ गासियस सरफेस हमने कंसीडर किया है इस तरह से। और जिस सरफेस की जो रेडियस है वो क्या ले ली, स्मॉल आर। ये बात यहां तक बिल्कुल क्लियर होगी। और इस पर्टिकुलर सरफेस का अगर नाम है ए, इसका ए वेक्टर भी क्या होगा ए। लेकिन अगर इसका हम एक कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जो क्या हो जाएगा डी ए बार, ठीक है। अगर जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना छोटा सरफेस उतना ही कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी ए के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। तो क्या मैं यहां ये नहीं लिख सकता, जो डी फाई ई है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें निकालना हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम यहां पर पुट करेंगे क्या, क्लोज इंटीग्रल, और हमें पता है फाई की वैल्यू क्या होती है, ये भी हमने यहां पर लिख भी रखे है, ई डॉट डी ए। देखिए हमें पता है क्लोज इंटीग्रल का ई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं जब यहां से ई को बाहर निकाल लूंगा तो क्लोज इंटीग्रल के अंदर क्या बच गया, सिर्फ बच गया डी ए, ठीक है। और हमें यह पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ना वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होती है बॉस। इस बारे में तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो मैं जब उस वैल्यू को यहां प्लेस करूंगा ना ई की जगह तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर।
और ये क्लोज इंटीग्रल किसका है? सरफेस का। और सरफेस कैसा हमारा? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो इसकी जगह मैं यहां पर क्या लिख दूं? 4πr²। देख सकते हैं। तो देखो इस 4π से ये 4π कट गया, ठीक है। इस r² से ये r² कट गया। तो हमारे पास जो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? देखो टोटल फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू में क्यू आया। और अभी हमने जस्ट देखा था जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गासियस लॉ के अंदर वो क्या होता है? Q/ε0। इसी चीज को आप नोट्स की फॉर्म में देखें तो देखो ये लिख सकते हैं, जो चार्ज प्लस क्यू है वो क्या करता है? एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे लाई करता है। तो जो हमने गासियस सरफेस कंसीडर किया उसकी रेडियस कितनी है? r। जो dA हमने क्या ले लिया? एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लिया इस पर्टिकुलर सरफेस का। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या है? E बार। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस एलिमेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? d फाई E हो जाएगा। तो d फाई को मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल टू E डॉट dA लिख सकते हैं। यहां तक ये बात क्लियर होगी। ये हम करें प्रूफ किसका? गासियस लॉ का। उसके अलोंग अगर बात करें, अगर हमें बात करनी हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल किसका? d फाई E का। और हमें d फाई की वैल्यू पता, तो इसको हम यहां पर जब प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर e को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल से, तो इंटीग्रल के अंदर क्या आ गया? dA आ गया। और dA का जस्ट हमने अभी उसमें बताया था और वहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? C आ। और हमें करना क्या था? हमें गासियस लॉ को ही तो प्रूव करना था। और हमारे थंबनेल के अंदर भी क्या चीज मेंशन थी? सेम थिंग ही तो मेंशन थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गासियस लॉ क्या होता है। तो हमें आज के सेशन में बस इतना ही तो पढ़ना था। ऐसे ही बने रहिए साइंस एट दियारा के साथ और एंजॉय करते रहिए योर स्टडीज को। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।